हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा कल हमने? शुरू ही किए थे ना, क्रांति खत्म कर दी थी। किसको याद है बताओ देखे। चलो दो देखे, माइक दो भाई को। तुम सुनाओगे? यही है क्या माइक? यही। क्रांति के प्रभाव बता। ना ना, मैं कहूँ उतना ही। क्रांति के बाद राजाओं हाँ, क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें अलग अलग उपाधियां दी गई। और सामंतों ने क्रांति में भाग लिया था, इसलिए सामंतों की शक्तियां समाप्त कर दी गई। और व्यापारियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया गया और उनके भाग व्यापार नहीं लिया? मतलब भाग अंग्रेजों का व्यापारियों साथ ने भाग नहीं अंग्रेजों लिया का था। हाँ साथ सही, दिया था। भाग नहीं लिया था, सही बोली तू। हाँ, और तू हनुमानगढ़ की है? बीकानेर। बीकानेर। व्यापार के बाद क्रांति के बाद जो संचार और आवागमन के साधनों का विकास हुआ। और किसान आंदोलनों के राजाओं की विलासिता बढ़ गई, इसलिए किसान आंदोलनों के कारण मिले किसान आंदोलन शुरू हो गए। और याद राजाओं नहीं करके ढंग से। सब पूरा याद है। पूरा मतलब 1 से 64 तक की गिनती में एक से सुनाएगी तो याद आएगा। नहीं सर, बीच में पूरा हमने याद पूछ है। लिया 31 सुनेगा ना, ऐसा है। एक से शुरू करो तो ही सुनाऊंगी। नहीं सर, पूरा याद है। मैं तो सुना भी। ये तो जहां जहां से याद आ रहा है वहां वहां से सुना रही है तुम। और राजस्थान इस क्रांति के बाद आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। और मध्यम वर्ग का उद्योग हुआ, जिससे शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। और राजा और जनता को अलग करने के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन मिला इसलिए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उल्टा नहीं। राज, राजाओं और जनता को अलग करने के लिए अंग्रेजों ने उनके लिए नए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। 1869 की वोल्टर योजना के तहत अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। हो गया? चलो भाई ठीक है, बैठ जा, शाबाश। हाँ, और कोई भाई कौन है? तो दे दे के इसको पीछे दे दे। तू सुनाएगी? चल तू सुना दे। क्या सुना? किसान आंदोलन के कारण। कारण अम, अंग्रे, अंग्रेजों ने राजाओं को अधिक संरक्षण दिया, इसलिए भी अरे बाकी चुप भाई, वरना मैं किसी को खड़ा कर दूंगा अभी। अंग्रेजों ने राजाओं को अधिक संरक्षण दिया, इसलिए उनकी विलासिता बढ़ गई। तो उन्होंने भू राजस्व कर बढ़ा दिए गए तथा सामंतों और राजाओं को अधिक संरक्षण मिलने के कारण उन्होंने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया था। इस बढ़ते गठाव बढ़ते बदलाव को हमारे किसान समझ नहीं पाए थे, इसलिए किसान आंदोलन हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में राजाओं ने कर बढ़ा दिया था, इसलिए भी किसान आंदोलन हुए। और प्रथम विश्व युद्ध में राजाओं ने कर बढ़ा दिया था। सुनाया था किसी को याद करके? खुद ही बोला था पूरा, है? याद करके खुद बोला था। फिर याद क्यों नहीं आ रही? कितनी बार बोला? और याद है राष्ट्रवादी आंदोलनों में गांधी जी के आने के बाद गांधी जी के आने के बाद किसानों को कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और रूस की बोल्शेविक क्रांति से भी उन्हें राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। शाबाश, हो गए सारे। वेरी गुड, शाबाश। बैठ जा, पीछे दे तेरे। बता दे, क्रांति की प्रकृति समझा दे। क्रांति की प्रकृति।
पहला था क्या बोलते वो, सॉरी। हमें क्या बता क्या बोलते हैं? पहला था क्या बोलते हैं? हमसे क्यों पूछ रही है क्या बोलते हैं? हाँ, सैनिक विद्रोह। मतलब अंग्रेजों के अनुसार 1857 की क्रांति सैनिकों ने राजाओं के खिलाफ की थी। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अभी बोलते अंग्रेजों के अनुसार सैनिकों ने क्रांति उनकी सैनिक सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण की थी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि खेरवाड़ा तथा ब्यावर में सैनिक विद्रोह शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के करौली के भरतपुर की कहाँ की? क्या करौली भरतपुर कहाँ की? करौली के मदनपाल। क्या बोल रहे हो सर, क्या पूछा आपने? मैं दौसा की हूँ। कोटा की? दौसा दौसा। दौसा, हाँ आगे बाकी। तू वह को वह बोलती है इसलिए काम है। क्या? सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह है ना। तुम इधर दौसा करौली भरतपुर साइड वाले वह को वह बोलते हो, तो तुमको तो हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। वर्षा हुई थी कल, वर्षा। चल आगे बता। आवाज गायब कर दी तेरी उसने, तुझसे ही नहीं बोल रही थी इसलिए। देख देख माइक चालू है क्या? चालू है? तू पीछे दे देखे किसी को, पीछे वाला में। हाँ पहले एक बार रुक जा भाई, एक बार, एक मिनट। सैनिक विद्रोह। अंग्रेजों के अनुसार 1857 की क्रांति में सैनिकों ने राजाओं की सैनिक सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी राजाओं की? नहीं सैनिकों 1857 की क्रांति के अनुसार अंग्रेजों के अनुसार 1857 की क्रांति सैनिकों ने सैनिक सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण की थी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ब्यावर तथा खेरवाड़ा में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, और है ना अंग्रेजों के साथ सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। और एक और है वो सामंती विद्रोह। अंग्रेजों के अनुसार सामंतों ने अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए यह विद्रोह किया था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेजों के क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली तक गए थे तथा मारवाड़ के सामंतों ने अंग्रेजी विरोधी तत्वों को शरण दी थी। फिर है धार्मिक कारण। अंग्रेजों हाँ बोल। हाँ बोल। धार्मिक कारण या धार्मिक विद्रोह? हाँ वो धार्मिक विद्रोह है ना। विद्रोह। हाँ हाँ। अंग्रेजों के अनुसार ईसाइयों ने अंग्रेजों के अनुसार 1857 की क्रांति ईसाइयों ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति में ईसाइयों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा था। फिर नहीं था। है? नहीं था, नहीं रहता। नहीं। तू करे तो मान लेते। स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर उनके मुख्य नेता थे, और राजस्थान के विद्रोहियों के 1857 क्रांति के तो और तथा उन्होंने राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 1857 क्रांति एक विद्रोह न होकर के एक स्वतंत्रता संग्राम हो गया। वैसे कहाँ लिखा हुआ बताइए? विद्रोह ना होकर के स्वतंत्रता? नहीं, विद्रोह था लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम भी हो गया था। आगे फिर नाथूराम खड़गावत ने ऐसे कहा था कि बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब ने इसे नाना साहब तथा बहादुर शाह जफर की सहानुभूति तथा अंग्रेजों के प्रति घृणा बताई थी। किसमें? विद्रोह में। सबका उत्तर विद्रोह है। आज तूने विद्रोह कर रखा है। नाथूराम खड़गावत की तरह खड़गा रही है हमको। जो पूछेगा विद्रोह, आगे बता विद्रोह में क्या हुआ है ना। और फिर प्रचार ने इसे एक सैनिक विद्रोह न बता करके एक स्वतंत्रता संग्राम बताया था। कैसे बताया था उसने? कहा सैनिक विद्रोह नहीं है। अरे एक लाइन और थी सर। एक लाइन और है? हाँ। बताओ भाई, एक लाइन बता, तू बता इसकी। हाँ, और इसकी बुक दोनों बुक तो मेरे को याद है ना। बुक नहीं, लाइन बता, लाइन।
हाँ, ये सैनिक विद्रोह ना होकर के एक मतलब वो सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ होकर आकर समझ में नहीं आया। सैनिक विद्रोह मतलब मैं बोलती हूँ, है ना। 18 प्रिचार्ड ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह। किसने कहा था? प्रिचार्ड ने सैनिक विद्रोह ना होकर के यह एक राजनीतिक चेतना का कारण बन गया। अब की बार तो और नया लिया इधर। हाँ, हाँ बता। अब इसकी बुक बताओ। नहीं नहीं पहले बता। प्रीचार्ज ने क्या कहा था बता, देख के बता। यह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन यह धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। ये कहा था क्या पक्का? हाँ। चल अब बुक्स के नाम बता दे। उसकी नाथुराम खड़गावत की थी, सर आप क्या बोल रहे हो आप? मैं तो चुप बैठा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। राजपुताना रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, चलो है ना। और दूसरी थी प्रिचार्ड की म्यूनिटीज, किसकी? प्रिचार्ड की हाँ। म्यूनिटीज इन 1857, म्यूनिटीज इन राजपुताना। वेरी गुड, शाबाश। बैठ दे, शाबाश शाबाश। चल कौन कौन सुनाएगा पीछे? दो भाई पीछे माइक दो। हाँ उधर दे दे, एक दे दे तू। हाँ तू एक बार लेके बैठ जा अपने माइक, आ जाएगा नंबर। पीछे किसी ने हाथ खड़ा किया? हाँ तो तुम सुना दो, देखे हमें क्या बताओगे। टाटा टोपे के बारे में बता दो। आप माइक शुरू करके दे भाई। क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास, विकास सुना। तात्या टोपे ने दो बार आया था रिवॉल्यूशन के टाइम में, अगस्त और दिसंबर में। पहले आया था 57 में 58 में 58 में आया था। पहले आया था वो कुआड़ा में 9 अगस्त 1858। पहले क्या आया था? कुआड़ा का युद्ध हुआ था पहले, कुआड़ा का युद्ध जिसमें रॉबर्ट्स ने हराया था उसे। फिर आया वो रक्कमगढ़ का युद्ध 13 अगस्त 1858। उसमें ब्रिटिशर ने हराया उसे, जोश सिंह है ना कोटारिया का, उसने उसको वहां से बाहर निकाला, यानी हेल्प की उसकी, सहायता की थी। फिर रलायता का युद्ध झालावाड़ का किंग पृथ्वी सिंह उसके खिलाफ अपनी सेना भेजता है। तो गोपालपट्टन को छोड़ के बाकी सारी सेना तात्या टोपे की तरफ मिल गई और उसने झालावाड़ को कैप्चर कर लिया और वहां से पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए लेके वहां से चला गया। फिर वो 11 दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा में एंटर करता है। बांसवाड़ा का किंग था लक्ष्मण सिंह और बांसवाड़ा को कैप्चर कर लेता है। फिर वो जाता है प्रतापगढ़ में उसे रो करा देता है और प्रतापगढ़ का किंग था दलपत सिंह। फिर जीरापुर का युद्ध होता है जिसमें बेसन हराते हैं उसे। फिर दोसा का युद्ध में सोवर्स और रॉबर्ट्स हराते हैं उसको, सोवर्स और होनर्स। और फिर सिक्कर्स में कर्नल होम्स हराता है उसे और वहां पे उसके 600 सोल्जर सरदार सिंह के सामने सरेंडर कर देते हैं। फिर तात्या टोपे को नरवर के जंगल से मान सिंह के विश्वासघात पे पकड़ लिया जाता है और उसको 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी जाती है। सोवर्स उसकी फांसी का अपोज करता है और उसकी बुक में है ये ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी। फिर यानी उसके साथ यानी टोंक का नसीर मोहम्मद खान उसका साथ देता है और सरदार सिंह उसको 10 क्लेवरी सोल्जर्स देता है और सलूम्बर का केसरी सिंह और जोश सिंह कोठारिया का उसको शरण देते हैं। जोश सिंह कोठारिया अदर्स को भी शरण देता है, जैसे नाना साहब, राव साहब उसका भाई, नाना साहब पेशवा और भीम सिंह चारण को जिसने गंगापुर लूटा था। चल ठीक है, शाबाश, ठीक। हाँ बीच में माइक दिया था किसी। बताओ देखे तुम मुझे कोटा में विद्रोह बताओ, क्या क्या बातें हुई थी? कोटा में विद्रोही थे वकील जयदाल तथा रिसालदार मेहराब खां। कहाँ के थे ये? वो तो वकील तो था मथुरा का और ये था करौली का। हाँ ये याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया तथा बर्टन के साथ अन्य लोगों को मार दिया था। बर्टन के पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, 2 डॉक्टर थे सेविल कॉन्टम और सैडलर तथा देवीलाल महाराव का प्रतिनिधि था।
इन्होंने हाँ, मथुरेश जी, कोटा मंदिर के महंत जी, कन्हैयालाल गोस्वामी ने राम सिंह द्वितीय तथा विद्रोहियों के मध्य वो क्या बोलते हैं, समझौता करवा दिया था उसे। उसकी 9 शर्तें थी। फिर राम सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को अपने परिवार को बचाने की प्रार्थना की थी। करौली के राजा मदनपाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करा लिया था। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने कोटा को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। और फिर उसके बाद में हाँ, जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी तथा राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी घटा दी गई थी तथा इसे लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में भी नहीं बुलाया गया था। मदनपाल को तोपों की सलामी बढ़ाकर 15 से 17 कर दी गई थी। और हाँ, इसके अन्य विद्रोही थे हरदयाल, जियालाल और रतनलाल। कब हुई थी कोटा में क्रांति? 15 अक्टूबर 1857। क्यों हुई थी? क्योंकि कोटा में जो किसान थे, हाँ मैं बता देती हूँ, फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। इसके कारण दीवान वहाँ के सारी शक्तियां वहाँ के दीवान को दे दी गई थी तथा इसके शक्ति के 2 केंद्र हो गए थे। 1838 में कोटा की रियासत को हटाकर कोटा को विभाजन कर झालावाड़ को नहीं बना दिया गया था। इसमें अंग्रेजों की नई अफीमिया नीतियों के कारण किसानों में असंतोष था, सामंतों में चर्बी वाले कारतूसों के कारण आक्रोश था और जयदयाल वकील के पद से हटा दिया गया था। शाबाश, वेरी गुड। और कोई पीछे वालों में से दे भाई, देखे पीछे दे के माइक। टोंक का विद्रोह सुना देखे। बैठ जा, लेके बैठ जा, तो क्या है? हाँ तू सुना खड़ा हो जा, सुना आपने। आप टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। टोंक के अंदर जो है वो मीर आलम खान और उसके बाद में अहमद यार खान निम्बाहेड़ा और मोइनुद्दीन पलोट टोंक का सामंत ने विद्रोह किया था। अहमद यार खान जो था वो शहजादा फिरोज मंसूर से संबंध में था और मोइनुद्दीन 600 सैनिकों के साथ बहादुर शाह जफर को सैनिक सहायता पहुंचाता है। निम्बाहेड़ा में जो जनता ने नीमच के विद्रोही सैनिकों का स्वागत किया था, वहाँ के ताराचंद पटेल ने उनका पीछा कर रहे जैक्सन को रोका था और अंग्रेजों ने फिर ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। और हाँ, मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नाटक से पता चलता है कि टोंक के अंदर क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। शाबाश, वेरी गुड। पटले आगे चल। बिजोलिया कौन सी रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का। किसने किसको दिया था? राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था। अशोक परमार कौन सी युद्ध में लड़ा था? इतनी बातें पड़ी थी। अब लिखो आंदोलन के कारण। बिजोलिया के क्या कारण थे? पर्टिकुलर बिजोलिया के ना, लिखो आंदोलन के कारण। बिजोलिया आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। सामंत जो थे, हाँ नहीं दी थी, नहीं मिला होगा अंग्रेजों को ज्यादा सबूत। सजा कब मिलती है आदमी को? जब उनके खिलाफ सबूत मिले। फिर अंग्रेजों को यह भी लगा होगा फालतू में ज्यादा लोगों को नाराज क्यों करना। अंग्रेजों की टेरिटरी में आते भी नहीं थे वो, भाई राजा की टेरिटरी में आते हैं अंग्रेजों की। बता तो ये तो भाई, अपना प्रिंस, अपना राजस्थान था अंग्रेजों के प्रभाव में आता था या राजाओं के? तो सजा देने का हम राजा न करेंगे। अब देखो, हमने जब सारे कॉमन कारण पढ़े अभी किसान आंदोलन के, तब हमने पढ़ा कि राजाओं ने कर बढ़ाने शुरू कर दिए थे। इसका मतलब बिजोलिया में भी कर बढ़े तभी आंदोलन हुआ होगा। तो बिजोलिया में 84 कर लग रहे थे। कितने कर? लिखो 84 कर, 84 टैक्सेस। कारण लिखो, 1 नंबर लिखो 84 कर। कितने कर लग रहे थे? 84 तो खूब हो जाते। इतने इतने कर लगेंगे तो किसान क्या करेंगे? आंदोलन। हालांकि इनमें से खूब सारे कर ऐसे थे जो कभी कभार लगते थे या लगते ही नहीं थे। जैसे एक कर हुआ करता था उस टाइम में, सिंगोटी। कौन सा होता था? यदि कोई सींग वाले पशु खरीदेगा या सींग वाले पशु बेचेगा तो कर लगेगा।
जो किसान गाय भैंस खरीद के लाएगा तो कर लगेगा, गाय भैंस बेचेगा तो कर लगेगा। मान लो कोई किसान ना तो गाय भैंस खरीदे ना ही गाय भैंस बेचे, तो क्या उस पर कर लग सकता है? अच्छा, एक कर होता था जाजम। क्या होता? यदि कोई किसान जमीन खरीदेगा या जमीन बेचेगा, उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा था? आज भी लगता है। आज भी सरकार रजिस्ट्री के पैसे लेती है, अलग से लेती है, तो वो पहले भी होता जाजम। पर मान लो मैं मेरे जीवन में ना तो जमीन खरीदूं ना जीवन में जमीन बेचूं, तो क्या मेरे पे टैक्स लग सकता है? एक जैसे टैक्स था खींचड़ी। कौन सा था? यदि कभी राजा आपके गांव में आ गया तो राजा को खाना खिलाने के लिए सब गांव वाले पैसे देंगे। उस पैसे क्या, उस टैक्स को क्या बोला करते हैं? खींचड़ी। पर राजा गांव में कब आएगा भाई? कभी कभी नहीं, कभी नहीं आता। आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम इतने सारे लोग बैठे हैं क्लास में। मुझे बताओ, जो गांव के बच्चे हैं, शहर में तो हो सकता है फिर भी कभी हुआ हो, जो गांव के बच्चे हैं उनके गांव में कभी मुख्यमंत्री जी रुके हुए हैं क्या? 75 साल में अपने किसी भी गांव में मुख्यमंत्री जी एक रात भी नहीं रुके हुए, कोई भी मुख्यमंत्री। तो पहले भी यही था। तो हम फिर भी मान लो कभी कभार रुक गए, मान लो आज आपने गांव में मुख्यमंत्री जी आ गए, तो अब तो क्या लोगों के पास पैसे हो गए, तो जिसके घर पे आ गए वही खाना खिला देगा। वरना पहले, आज के 20-25 साल पहले तक गांव के अंदर चंदा करते, तो बड़ा नेता आना बड़ा होता और होता, तो गांव वाले सब चंदा करते। आजकल तो क्या सरपंच साहब के पास खूब सारे पैसे होते हैं। नरेगा है ना, एक योजना होती है नरेगा ना तो मामला बैठ जाता, तो सरपंच साहब अपने हिसाब से कर लेते हैं मैटर। वरना पहले गांव में इकट्ठा करते थे, रुपए इकट्ठे करके फिर किसी की व्यवस्था किया करते, तो वो जो टैक्स होता। तो कई प्रकार के तो 84 में से कर रहे जो कभी लगते नहीं थे, पर एक टैक्स था जो हमेशा लगता था, वो था भू राजस्व। कौन सा था? क्योंकि लोगों की इकोनॉमी का मुख्य साधन खेती था, और खेती पे जो टैक्स लगता वो कौन सा था? भू राजस्व। कोई टाइम में अपने यहाँ पे भू राजस्व की जो रेट हुआ करती थी, वो मान लो रेट हुआ करती थी 1/6। कितनी थी? 1/6 का मतलब है, यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ, कितना बाजरा हुआ, तो 1/6 मतलब 10 राजा लेगा। 10 कौन लेगा? 60 हुआ मेरे, 60 में 6 को डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 10। अब धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे बाद में राजा उनका 1/6 में पार नहीं पड़ेगी, 1/5 दो। यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ, राजा को 1/5 देना, तो कितना देना पड़ेगा? 12। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12। थोड़े दिनों बाद का 1/4 दो, कितना हो जाएगा? 15। थोड़े दिनों बाद का 1/3 दो, कितना? 20। पहले लगता था 10 अरब, कितना आ गया? 20। डबल हो गया। तो वो लैंड रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा था, किसान उससे परेशान थे। लिखो, अधिक भू राजस्व है दूसरा टैक्स, और दूसरा कारण लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। कि भाई लैंड रेवेन्यू की रेट लगातार हाई हो रही थी, लगातार इंक्रीज हो रही थी, उस वजह से किसान परेशान थे। तीसरा, कि मान लो मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ और राजा को मेरे से 1/3 लेना है। 1/3 लेना, तो क्या तरीका होना चाहिए कि मेरे 60 क्विंटल बाजरा है, तोलो, और तोल के देखा 60 क्विंटल, तो भाई 60 क्विंटल 1/3 करो, 1/3 20, तो 20 है राजा का, 40 है मेरा। यही तो तरीका है। पर वो ऐसे नहीं करते थे। वो क्या करते, जब मैं मेरी फसल निकाल लिया करता, जब मैं मेरी फसल निकालने का मतलब जब मैंने फसल काट ली, दो चीज होती है, एक तो फसल को काटना, एक फसल को साफ करना। बताओ दो क्या क्या? फसल को काटना और फसल को साफ करने का मतलब फसल में से कचरा अलग निकाल देना, अनाज अलग निकाल। तो पहले फसल को काटा जाता, तो फसल को काट के उसकी गठरियां बना बना के खेतों में रख दिया करते। वो जो फसल की गठरियां होती है उनको बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? क्या होता है लाटा, मेरे को बताओ। फसल की गठरियां। फसल को काटने के बाद में साफ करने से पहले उसकी गठरियां बना बना के जो खेत में रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अब मेरे लाटे खेत के अंदर पड़े हुए, तब राजा की तरफ से आता पटवारी। कौन आता? और पटवारी आके मेरे लाटों को देखता, और लाटों को देख के अंदाजा लगाता, लाटों को देख के एस्टिमेट लगाता, अनुमान लगाता कि फसल कितनी हो जाएगी। और उसने लाटों को देखेगा, भाई कहां तक है तुम्हारे लाटे? मैंने कहा वहां दीवार तक है। उसने कहा अच्छा, फिर तो खूब सारे हैं भाई। लिखो भाई, इस फलाने आदमी के 100 क्विंटल फसल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और राजा को देना 1/3। कितना देना है? इसका मतलब राजा को कितनी जाएगी? 33 के आसपास जाएगी। तो उसने लिख दिया, भाई मेरा नाम लो राजवीर है, राजवीर 33 क्विंटल टैक्स राजा के पास पहुंचा देगा, 33 क्विंटल बाजरा राजा के पास में पहुंचा देगा। मैंने कहा साहब ये 100 नहीं है, इसको तोल के देखो। आप तोलोगे, कचरा साफ करने के बाद में जब तोलोगे तो 100 है ही नहीं, ये तो 80 होगी। उसने कहा ना 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 ना, दिख रही है ना साफ साफ, खूब सारी पड़ी है। अब मान लो तोली, उसकी तोली, तब बाद में जब फसल साफ करने के बाद तोली, तब हुई 84। कितनी हुई? 84 का 1/3 कितना होता है बताओ? देखिए 28 कितना होता है?
राजा के आदमी कितना लिख के गए थे? 33। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? तो पहले ही रेट ज्यादा दी, 5 और फालतू मिले गए, क्योंकि आपने लाटों का अंदाजा लगाया। अंदाजे को बोलते हैं कुंता। क्या बोलते हैं? तो लाटों का क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? कुंता। किसान ये कहता था लाटों का कुंता मत लगाओ, तोल लो, तोल के ले लो। 120 है तो 40 ले जाओ, 100 है 33 ले जाओ, 90 है 30 ले जाओ, 84 है 28 ले जाओ, जितनी बनती है उतनी ले जाओ, पर तोल के लो। इनका कुंता मत लगाओ। क्या मत लगाओ? कुंता मतलब क्या होता है? अनुमान, एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाने को क्या बोलते हैं? कुंता। लाटा क्या होता है? फसलों की गठरियां। तो फसलों की गठरियों का अनुमान लगा के लैंड रेवेन्यू लिया जाता है, इसको क्या बोलते? लिखो, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। कितने बजे आते हो तुम लोग कोचिंग? 1 बजे होती है क्लास तुम्हारी? 1 बजे होती है ना क्लास, या 12 बजे होती है? 1 बजे क्लास होती है। तो मान लो तुम 1 बजे क्लास आते हो ना, मान लो कोई 12:30 आ जाता होगा, 12 बजे बच्चे आ जाते हो। कल मान लो तुम 1 बजे आओ और नवीन जी आए, और नवीन जी आगे कहते भाई आज कोई क्लास नहीं है, और ये पास में एक प्लॉट अपना खाली पड़ा है, इसमें दिलीप सर एक मकान बना रहे हैं, इंटे फेंको थोड़ी देर। 1 से 3 2 घंटे तक इंटे फेंकनी पड़ेगी। तुमने कहा कोई बात नहीं, चलो इंटे फेंकते हैं। 1 से 3 तुम लोगों ने इंटे फेंकी। 3 बजे आपने कहा कि कोई बात नहीं, 2 घंटे इंटे फेंकी, मजदूरी दो। नवीन जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, मजदूरी और चाहिए तुम्हें? कोई मजदूरी, जबरदस्ती बिना पैसे दिए तुमसे क्या करवा लिया गया? काम। इसको बोलते हैं बेकार। क्या बोलते हैं? किसानों के साथ ये हो रहा था, उनसे काम करवाया जा रहा था और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको क्या बोलते हैं? फोर्सफुली लेबर जो होती है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिख लो, किसान बेगार से परेशान थे। लिख लो, बेगार। नहीं समझ में आया ब्रैकेट में लिख लो, फोर्सफुली लेबर, जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेगार। ये गांव में आज ही कहते हैं बैठे से तो बेगार बली। क्या कहते हैं? बैठे से तो बेगार बली, कि व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, भले किसी के बिना पैसे दिए काम कर ले, क्योंकि व्यक्ति जब खाली बैठ जाएगा तो बाद में काम करने की जो क्षमताएं हैं, जो काम करने की इच्छा है, वही क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त। और बाद में काम मिलेगा तो भी वो काम करेगा। इसलिए व्यक्ति को खाली बैठना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे घर वालों ने आगे बैठे से तो, वैसे तो बेकार अच्छी नहीं है भाई, किसी के बिना पैसे दिए काम कराना, पर उनका खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ तो करके आया, भले रुपए नहीं मिले, काम करने से तो पीछे हटा। तो एक शिव पार्वती वाली कहानी नहीं सुनी हुई आपकी? एक बार शिव पार्वती जा रहे थे और शिव जी ने कहते हैं बारिश बंद कर दी थी कि बारिश नहीं होनी चाहिए, और धरती पर कहीं बारिश हो ही नहीं रही। और एक दिन शिव पार्वती जा रहे, उन्होंने देखा किसान खेत में हल जोत रहा था। भगवान रुके, और भगवान ने रुक के कहा कि भाई रे, ये क्यों हल जोत रहा है? बारिश तो होती नहीं है। उसने कहा हाँ साहब, बारिश तो नहीं होती, बहुत खराब काम है, पिछले 4-5 साल से हुई नहीं, और पता नहीं अब कब होगी। तो क्यों खेत जोत रहा है? जब तेरे को पता ही ये बारिश होगी नहीं तो फिर फसल तो बोएगा नहीं, तो खाली खेत जोतने से क्या मतलब है? उसने कहा मान लो कभी हो गई और मैं खेत जोतना भूल गया तो? तुम हर साल जोता हूं ताकि खेत जोतना भूलूं? भगवान ने फटाफट पार्वती जी का बारिश करवाते हैं, यदि बारिश करवाना भूल गए तो अपने भी तो कई दिन हो गए बारिश नहीं करवाई है। इसलिए आदमी को काम करना छोड़ना है ना, रेगुलर चीजें होनी चाहिए। तो बेगार, जबरदस्ती काम करवा लेते, बिना पैसे दिए काम करवा लेते, उससे उसको क्या बोलते हैं? बेगार। किसान परेशान है क्योंकि कर ज्यादा है। कितने कर है? 84। किसान परेशान है क्योंकि लैंड रेवेन्यू की रेट ज्यादा है। किसान परेशान है क्योंकि तोल के नहीं लिया जा रहा। कैसे लिया जा रहा है? लाटा कुंत। किसान परेशान है कि उनसे काम करवाया जाता है लेकिन उससे कोई भी पैसा दिया नहीं जाता। 5वां कारण लिखो, लिखो चौरी कर, फिर मैं समझाता हूं। देखो, चौरी टैक्स सुनना, देखो क्या होता है। चौरी बेसिकली कहते हैं जहां पे फेरे होते हैं उस जगह को। फेरे समझ गए? शादी ब्याह मंडप, शादी का जो मंडप होता है उसको बोलते हैं चौरी। क्या बोलते हैं? चौरी। जो अग्निकुंड जिसके चारों तरफ अपने फेरे लेते हैं ना, वो जो अग्नि जलती है उस अग्नि क्या बोलते हैं? चौरी। बिजोलिया में एक सामंत बनता, उसका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? और कृष्ण सिंह ने एक नया टैक्स लगाया, चौरी कर। कौन सा? 1903 में। कब लगाया? और लिखना नहीं, एक बार सुनो मेरी बात केवल। और उसने कहा कि जिस किसी किसान के घर में चौरी बनेगी, बोलो क्या कहा?
जिस किसी किसान के घर में, उसको चौंरी कर देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? चौंरी कर देना पड़ेगा। अब कौन किसान चौंरी कर देगा? जिसके घर में चौंरी बनेगी। तो किसके घर में चौंरी बनेगी? जिसके घर में लड़की की शादी। इसका मतलब किसान की लड़की की शादी पर किसान सामंत को एक टैक्स देता, उसको क्या बोलते? किसानों ने कहे तो उल्टा है। अपने तो रिवाज ये कहता है कन्या की शादी हो तो कन्यादान जमा करवाना चाहिए, और तू तो कह रहा है मैं लूंगा। उसने कहा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। लिखो, यह कर किसानों से उनकी लड़कियों के विवाह के समय लिया जाता था। चौंरी करके आगे लिखना, यह कर किसानों से उनकी लड़कियों के विवाह के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों के विवाह के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ पीजेंट्स। दिस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ पीजेंट्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों के विवाह के समय लिया जाता था। इसी में कंटिन्यू करना। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी, ईस्वी में 1903 एडी, कृष्ण सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था। कृष्ण सिंह imposed this tax on peasants। कृष्ण सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था। कृष्ण सिंह imposed this tax on peasants। कृष्ण सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था। कृष्ण सिंह imposed this tax on peasants। तो चौंरी कर क्या था बताओ देखे? किसानों की लड़कियों की शादी होती है, उस समय जो कर लगता है कौन सा था? किसान बड़े नाराज हुए थे। किसान बिजोलिया छोड़ के ग्वालियर चले गए थे। कहां चले गए थे? हम बिजोलिया में खेती नहीं करेंगे, हम तो ग्वालियर के राजा के जाके खेती कर लेंगे। तो कृष्ण सिंह को बाद में तो बुद्धि आई थी, किसानों को वापस भी लेके आया था। चौंरी कर भी कम कर दिया गया था, पर लगाया था उसने चौंरी कर। तो याद रखना कि चौंरी कर कौन से सामंत ने लगाया, कब लगाया था और कब लिया जाता था? जब भी किसानों की लड़कियों की शादी होती तब। अगला कर लिखो, तलवार बंधाई कर। कौन सा कर है बताओ देखिए? तलवार बंधाई कर। अच्छा, उस समय एक रिवाज था कि जब भी सामंत मर जाया करता तो उसका बेटा सामंत बनेगा। जब सामंत मरेगा तो उसका बेटा जो होगा क्या बनेगा? सामंत। तो जब भी कोई नया सामंत बनेगा, जब भी कोई मतलब सामंत के मरने के बाद उसका बेटा नया ही हो गया वो, जब भी कोई नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। जब भी नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। उसको बोलते तलवार बंधाई। क्या बोलते? कौन किसको दे रहा है बताओ? सामंत राजा। कब देगा? जब पहली बार सामंत अपनी गद्दी पर बैठेगा। भाई सामंत जब भी गद्दी पर बैठता उसके तलवार बांधते। क्या बांधते? आज के बाद रक्षा की जिम्मेदारी तेरी, रक्षा की जिम्मेदारी तेरी, तो तेरे क्या बांध रहे हैं? तलवार। तो तलवार बांधते, इसलिए टैक्स को क्या बोलते? कौन किसको दे रहा है? सामंत दे रहा है, वो भी जब वो पहली बार अपनी सीट पर बैठ रहा है तब दे रहा है। किसको दे रहा है? क्या जनता का इससे कोई लेना देना है? 1906 में यहाँ पर एक नया सामंत बनता है, पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? कृष्ण सिंह की डेथ हुई तो नया सामंत कौन बना? पृथ्वी सिंह। उसने वो टैक्स किसानों से ले लिया। किसानों ने कहा भाई मेरे से किस बात, हमसे किस बात का टैक्स लिया जा रहा है? ये तो सामंत राजा को देता। उसने कहा हाँ तो मैंने दिया है राजा को, तो हमसे क्यों ले रहा? उसने कहा मेरे खर्चा हुआ है तो मैं कहां से निकालूंगा रुपए, तुम दो मेरे को। अरे तो तेरे बाप दादा नहीं लिया। उसने कहा कई काम जिंदगी में पहली बार भी होता है। तो कौन सा टैक्स ले लिया था? कौन किसको देता था? लिख लो, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था।
पृथ्वी सिंह imposed this tax on peasants. पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था. पृथ्वी सिंह imposed this tax on peasants. पृथ्वी सिंह ने यह कर कहां पर लगा दिया था? किसानों पर लगा दिया था. कब? ये बिजोलिया आंदोलन के पर्टिकुलर कारण है कि बिजोलिया में किसान परेशान है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कर कितने लिए जा रहे थे? 84. लैंड रेवेन्यू की रेट क्या थी? ज्यादा. लेने का तरीका क्या था? लाटा कौन था? बिना पैसे दिए काम करवाना, बेकार. और किसानों से लड़कियों की शादी के समय और नए सामंत द्वारा किसानों से लिया गया. तो चौरी कर तो किसने लिया था? कृष्ण सिंह. और ये किसने लिया था? कृष्ण सिंह ने कब लिया था और पृथ्वी सिंह ने कब लिया था? याद रहेगी बात. बिजोलिया आंदोलन लंबा चला था, 44 साल चला था. कितने साल चला? तो उसके 3 फेज है. कितने फेज है? लिखो. प्रथम चरण, फर्स्ट फेज. लिख लो. प्रथम चरण 1897 से 1914. हाँ, वंशानुगत होते. वंशानुगत होते. यदि किसी सामंत के बेटा नहीं होता तो गोद ले लेते, गोद लेके बना दिया करते. अच्छा, पहला चरण कब से कब तक है बताओ? ये जो बिजोलिया वाला इलाका था, यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान रहते थे. कौन सी जाति के? धाकड़ जाति है. वैसे नहीं कि छोरी धाकड़ है, वैसे किसान धाकड़ है. गणा ने एक छोरी धाकड़ है, धाकड़ है. दबंग कौन से? दंगल, दंगल, दंगल. हाँ, तो वैसे किसानों की जाति है. जाति का नाम ही क्या है? धाकड़. तो धाकड़ किसान परेशान थे इस इलाके में. और यहाँ पर एक गांव था, उस गांव का नाम था गिरधरपुरा. कौन सा गांव था? वहां गिरधरपुरा में कोई मृत्यु भोज का कार्यक्रम था. किसका कार्यक्रम था? गंगाराम जी धाकड़ एक व्यक्ति थे, उनके घर पे किसका कार्यक्रम था? मृत्यु भोज. मृत्यु भोज समझते हो? अपने गांव में किसी की डेथ हो जाती है, 12वें दिन जो खाना खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज. और गांव में यदि किसी बूढ़े आदमी की मृत्यु हो रखी होती है तो भाई साहब मेला सा होता है. आसपास के 12 गांव के लोग आते हैं, ढंग से छक्के खाते हैं. मतलब एक एक आदमी 5-5 किलो लड्डू खा जाता. पहले गांव में लड्डू बूंदी बनाते थे, तो 5-5 किलो लड्डू खा जाता. और 5 किलो लड्डू खाने के बाद साइड में जाके बात करता कि नारे डालडा है. कौन से घी के बना दिए? डालडा घी के बना दिए. देसी घी के बनाए तो तू फिर भी 5 किलो खा गया. देसी घी होती तो भगवान जाने क्या कर देता. तो खूब सारे किसान, धाकड़ किसान इकट्ठे हुए गिरधरपुरा में. अब इकट्ठे हुए तो उनमें आपस में बातचीत भी हुई. आपस में क्या बातचीत होगी? फिर सब प्रकार की बातचीत हो सकती है. अरे गे यार क्या जमाना आ गया, 84 टैक्स लग रहे हैं. एक दूसरे ने कहा वो छोड़ो यार, पर लैंड रेवेन्यू की रेट देखी. पहले अपने बाप दादों के टाइम में थी 1/6 और आजकल आ गई 1/3. एक तीसरे ने कहा कि छोड़ो यार 1/3 क्यों, 1/2 भी ले ले तो कोई नहीं लेगा, उतना देना ही पड़ेगा. पर लेने का तरीका तो होना चाहिए, कोई तोल के ले ले. 60 भी तो 30 ले, 40 भी तो 20 ले. पर ये तो क्या लगाते हैं? अंदाजे. लौटे कुंते लगाते हैं. लाटे कुंतों से देना पड़ती है. एक किसी ने कहा मेरे से तो 2 दिन काम कराया, रुपए और नहीं दिए इन्होंने, बेकार और ली जा रही है. तो सब यूं परेशान है, आपस में बातें कर रहे हैं. तो वहां पर एक लाइब्रेरियन थे. कौन थे? उनका नाम था साधु सीताराम दास. क्या नाम था? कौन थे साधु सीताराम दास बताओ? है ना, लाइब्रेरी चलाते थे बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास. उस टाइम भी लाइब्रेरी थी. हाँ, तुम में से आज दिन तक कौन कौन लाइब्रेरी में गया है? खड़े हो देखे, जो जिसने कहा लाइब्रेरी में गया उनमें से कोई ये खड़ा और अपनी लाइब्रेरी का नाम बताओ, कौन सी लाइब्रेरी में गया हो? JNU दिल्ली, जोधपुर, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है. कौन सी किताबें पढ़ी उसमें जाके तुमने? है यू घूमने गया था? उपन्यास बता कौन कौन से? गोदान पढ़ा. और हाँ, सूरज का 7वां घोड़ा कौन है राइटर? ठीक है. और दीवार में खिड़की रहती, विनोद कुमार शुक्ल.
दीवार में खिड़की रहती है, पढ़ा हुआ है तेरा पक्का? चल ठीक है, बैठ जा। और कोई? हाँ, कौन सी लाइब्रेरी? जय श्री श्याम लाइब्रेरी। उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़ी? हाँ, बीए की 1 वीक सीरीज पढ़ी? वो मिलती है वहां जय श्री श्याम? हाँ, भरतपुर में मिलती है। फिर मतलब किताब तो तूने और कहीं से ली? लाइब्रेरी का नाम है जय श्री श्याम लाइब्रेरी, उसमें किताबें भी मिलती है और वहां बैठ के पढ़ लो। अच्छा चलो ठीक है। और कोई? हाँ, आईटी रुड़की जो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज की लाइब्रेरी है तुम्हारी? चलो ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आजकल जो तुम बच्चे लाइब्रेरी में जाते हो वो लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तक तुम घर से लेके जाते हो। तो ये जो आजकल है ये तो बैठ के पढ़ने की जगह वाचनालय है। क्या है? लाइब्रेरी तो मतलब पुस्तकालय, जहां पे पुस्तकें रखी हो। तो पुस्तकें तो हर टाइम में होती थी। ऐसा कौन सा टाइम रहा उस समय पुस्तकें नहीं रही? ये तो कोई पुराना टाइम भी नहीं है, 1897 की बात कर रहे हैं हम तो। अब तक तो अच्छी खासी पुस्तकें आ गई थी। तो साधु सीताराम दास क्या थे? लाइब्रेरियन। क्या थे? राजा महाराजाओं के टाइम में इतनी सारी किताबें लिखवाई जाती, तो ठिकाने की तरफ से लाइब्रेरी थी। बिजोलिया ठिकाने की तरफ से ये उस लाइब्रेरी को संभालते थे। कौन संभालते? है ना? तो तुम जिन लाइब्रेरियों में जाते हो ना वो लाइब्रेरियां नहीं है। वो तो तुम्हें पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं कि यहां पर बैठ के पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि रूम पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी। रूम पे बैठ के पढ़ाई, और ये केवल 2020 के बाद लगना शुरू हुआ। कब लगना शुरू हुआ? भाई मैं आज दिन तक नहीं गया था कभी लाइब्रेरी। रूम लेके रहना इसका मतलब ये वहां पढ़ना। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, जब तू लाइब्रेरी जाता तो रूम में क्या करता? सोता हूं। तो रूम किसके लिए लिया उसने? केवल रूम पे क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? हैं? कितने लोग अभी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते रूम में? बताओ, देखे खड़े होके बता दो। अरे शांति, 3 लोग हो तो 3 लोग आपस में बातचीत लग जाते हो यूं? पक्का? ये आपस में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन है भाई तू भी पढ़ मैं भी पढ़ू तू भी पढ़? चुपचाप अपना अपना पढ़ते रहो, फोन वोन पे बात लग जाते हो, तो आपस में बातें करने लग जाते हो। हैं? कंट्रोल नहीं है। चल ठीक है, बैठ जा। भाई मेरे मेरे तो कभी समझ में नहीं है भाई, लाइब्रेरी में तो और ही पढ़ाई नहीं होती, इतने सारे लोगों के बीच वहां लोग बैठे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से बैठे हैं। आप 7 बजे गए, आपका पड़ोसी मान लो 6 बजे से आया बैठा था, 7:30 बजे उसको चाय की तलब हुई, वो लगा मैं चाय पी के आऊं, अब वो आपके साथ बैठा है, उसकी चेयर है। अपनी पढ़ाई तो खराब हुई यार, अपना तो कंसंट्रेशन भंग किया। फिर वो यहां बैठा था, उसका एक दोस्त उस साइड में वहां बैठा था, उसने वहीं से उसको फिर अपना ध्यान गया। इतने में एक नया आदमी लाइब्रेरी में घुसा, सीट देखी इधर उधर, वहां क्या, इसमें कैसे पढ़ाई होती है तुम्हारे से? लाइब्रेरी में सारे डिस्टर्बेंस। फिर आपके पास बैठा कुछ नहीं कर रहा, पर थोड़ी देर में मोबाइल, है ना कुछ वो करेगा और ध्यान जाता है यार पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ तो थोड़ा बहुत। तो पता नहीं तुम कैसे पढ़ लेते हो। रूम ही पढ़ने के लिए होता है, रूम ही पढ़ना होता है। अपने रूम पर ऐसा एनवायरनमेंट स्थापित किया जाए कि वहां केवल पढ़ाई की बातें और कुछ ही नहीं हो। यदि आपका कोई दोस्त पढ़ाई नहीं करता है तो उसको कहा जाए जितनी देर तू पढ़ाई नहीं करे बाहर घूम के जा, चाय की तड़ी पे चला जा, बाहर बैठ के पढ़ ले, तेरे को जो करना है वो कर ले, तू लाइब्रेरी चला जा। जो जो लोग नहीं बोलते वो रूम पे बैठ के पढ़े। वरना होता क्या है, मान लो हमें लाइब्रेरी जाके पढ़ना है तो हम पहले माहौल बनाते हैं कि चलेंगे थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े थोड़े ढंग के पहनते हैं, भाई उधर भी लोग देख रहे होते हैं ना यार। तो आदमी कई दिमाग में उद्देश्य कई होते हैं जी, एक उद्देश्य थोड़ी है ना। वहां जाने के भी तैयार होके जाता है, आराम से बुक्स वुक्स लेके जाता है। वरना रूम है अपने जैसे पढ़े, नागे पढ़े तो नागे, कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े पहन रखे हैं, जैसे मर्जी है वैसे पढ़ लिए भाई साहब। एक किताब जी में ने रखी, दूसरी किताब उठा ली उसको पढ़ ली। हो सकता है आप लाइब्रेरी 2 नोट्स लेके गए हो, उनसे बोर हो गए तो तीसरे लेने के लिए वापस रूम आना पड़े, वरना तो रूम पे पढ़े ही है, वहां के वहां पढ़ लिए जाए। पहले भी लाइब्रेरियां हुआ करती थी। एक लाइब्रेरियन है, उनका नाम क्या है?
अब वो लाइब्रेरियन है तो थोड़े पढ़े लिखे आदमी है, तो वो किसान जब बातें कर रहे थे वो भी उनकी बातों में शामिल हुए। तो उन किसानों का, जब तुम्हारी इतनी समस्या है कि 84 कर लगते हैं, भू राजस्व अधिक है, लाटा कुंता लिया जाता है, तुम पर ये बेगार लगाई जाती है, तुम शिकायत क्यों नहीं करते इस कृष्ण सिंह की? कृष्ण सिंह लगा रहा है तुम पे टैक्स, हाँ तो तुम शिकायत कर दो। उनका भाई कृष्ण सिंह सामंत है, इतना बड़ा आदमी है, उसकी शिकायत कौन सुनेगा? क्योंकि उसकी शिकायत सुनेगा राजा। कौन सुनेगा? क्योंकि सामंतों के ऊपर कौन होता था? राजा। और उसमें जो मेवाड़ में महाराणा थे उनका नाम था फतेह सिंह। क्या नाम था? तो कहा आप लोग तो फतेह सिंह जी को शिकायत कर दो, सामंत का इलाज अपने आप हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? अरे मैं कह रहा हूं ना, पहले इस्तेमाल करो। तो दो किसान गए शिकायत करने के लिए। एक किसान थे नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। कौन कौन बताओ? किसकी शिकायत करने के लिए? सामंत। किसकी शिकायत करने के लिए? किसके पास गए? फतेह सिंह कौन है? महाराणा है मेवाड़ के। किसके कहने पर गए? कौन से गांव की बातें हैं सब? कौन से किसान है वे लोग? धाकड़ किसान। कौन कौन दो शिकायत लेके गए? मिले फतेह सिंह जी से। फतेह सिंह जी ने कहा हाँ भाई समस्या बताओ साहब, 84 कर लेते हैं हमसे, लाटा कुंता लगाते हैं, बेगार लेते हैं, लैंड रेवेन्यू की रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं, कम नहीं कर रहे उसको, बारिश नहीं होती तो भी टैक्स ले लेते हैं, देखो साहब थोड़ा। तो राजा ने कहा भाई पहले मैं जांच कराऊंगा, क्या पता तुम झूठी शिकायत लेके आओ। साहब करवा लो कोई बात नहीं। तो एक जांच करने वाले अधिकारी को भेजा। उस अधिकारी का नाम था हामिद। क्या नाम था? तो इंक्वायरी ऑफिसर कौन आया? हामिद गया। हामिद ने कहा भाई साहब बातें तो थोड़ी सही है, इस प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता कोई मिली, जांच होगी लेकिन उस जांच पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ के जो लोकल नेता थे वही आंदोलन को चलाते रहे। जैसे यहाँ पर एक लोकल नेता थे, उनका नाम था प्रेमचंद भील। क्या नाम था? एक लोकल नेता थे उनका नाम था फतेह करण चारण। क्या नाम था? एक लोकल नेता थे उनका नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था? तो कौन कौन लोकल नेता बताओ देखे? ये पहले चरण के नेता। कौन से चरण के नेता है? तो अब कोई पूछे भाई पहले चरण में नेता कौन कौन थे, बोलो देखे नाम। प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। कौन से आंदोलन के नेता है? बिजोलिया। कौन से चरण के नेता है? जो कि कौन से गांव से शुरू हुआ? कौन से किसानों ने किया? किसके कहने पर किया? कौन कौन शिकायत लेके गए? किसके पास शिकायत लेके गए? और उन्होंने कौन सा जांच अधिकारी भेजा? पर पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता मिली, लोकल नेता आंदोलन चलाते रहे। लोकल नेता कौन कौन थे? लिखवा दो, लिखो। धाकड़ किसानों ने, धाकड़ पीजेंट्स, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ पीजेंट्स गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। लाइन चेंज करके लिखो। साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, नानजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानजी पटेल एंड ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ पीजेंट्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ पीजेंट्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ पीजेंट्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले।
मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ पीजेंट्स। लाइन चेंज कर लिखो। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज एन इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज एन इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज एन इंक्वायरी ऑफिसर। एज एन इंक्वायरी ऑफिसर। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। पीजेंट्स कुड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। पीजेंट्स कुड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। पीजेंट्स कुड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। पीजेंट्स कुड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। जैसे स्थानीय नेता कौन कौन है, नाम लिखो। कौन कौन है बताओ देखे। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव। दोबारा बताओ नाम। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये पहले चरण के नेता। कौन से चरण के नेता है? लेकिन पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता। लिखो दूसरा चरण। साधु सीताराम दास को समझ आया गया, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, किसी बड़े आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है ओछड़ी। कौन सा गांव है? वहां पर एक व्यक्ति स्कूल चलाया करते थे। एक व्यक्ति क्या चलाते? एक दिन साधु सीताराम दास उनके पास पहुंचे। उनको जाकर कहा, और भूप सिंह जी। क्या कहा बोलो? और भूप सिंह जी। क्या नाम लिया उनका? और मास्टर जी ने कहा, कौन, किसके बारे में पूछ रहे थे आप? उनका आपको ही कह रहा था भूप सिंह जी। और मास्टर जी ने कहा, नहीं मेरा नाम भूप सिंह नहीं है, मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। क्या नाम है? और साधु सीताराम दास ने कहा कि भेष ने छिपे भस्म लगाया। क्या कहा बताओ? भेष ना छिपे भस्म लगाया। यदि कोई चेहरे पे राख लगा ले तो इसे वास्तविकता छुपती। आप नाम बदल लोगे तो क्या वास्तविकता बदल जाएगी? मैं जानता हूं आपका नाम भूप सिंह, आपका नाम विजय सिंह पथिक है, और वास्तव में उनका नाम भूप सिंह ही था। वो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे। अंग्रेजों ने पकड़ के उनको अजमेर की एक जेल में बंद किया था, टोडगढ़। कौन सी जेल में? और टोडगढ़ जेल तोड़ के फरार हो गए थे भूप सिंह। फरार होने के बाद उनको लगा अब क्या कहते हैं, वापस अंग्रेज नाम पकड़ ले, इसलिए नाम बदल के कर लिया था विजय सिंह पथिक। क्या कर लिया? जेल में रहे तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, तो कटाई नहीं, वैसे वैसे पड़ी रहने दी अपने। और चित्तौड़गढ़ में जाके स्कूल खोली, बच्चों को पढ़ाने लग गए। मेरी तरफ मत देखो। आप लगता है अच्छा, दाढ़ी भी है, पढ़ाता भी है, और शकल से लगता तो अपराधी है। पक्का जेल वेल तोड़ के आया होगा कहीं से। नहीं, मेरी बात नहीं है, ये भूप सिंह जी की बात है। किसकी बात है? जो बाद में किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? तो साधु सीताराम दास ने कहा, मैं जानता हूं आपको, आप भूप सिंह जी हो, टोडगढ़ जेल तोड़ के आ गए थे, आजकल टाबरों को पढ़ाने का काम कर क्या है, आओ सिखाते रहते हैं बच्चों को, चलो बिजोलिया आंदोलन करो। तो साधु सीताराम दास एक बड़े नेता को जोड़ते हैं साथ में, विजय सिंह पथिक। किसको जोड़ते हैं? देखो, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास,
विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक ज्वाइंट मूवमेंट। कौन जुड़ते हैं आंदोलन से? किसके कहने पे? विजय सिंह पथिक है, वो इंटेलिजेंट आदमी। तो उन्होंने आगे पूछा कि भाई आंदोलन चलते हुए कितने साल हो गए? लोगों का 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? अच्छा, 20 साल से जब तुम आंदोलन चला रहे हो तो तुम्हारे आंदोलन को चलाने वाले संगठन का नाम बताओ। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जो आंदोलन चलाता है? किसान का ये क्या होता है? अरे कोई संगठन, कोई एक टीम हो जो आंदोलन चला। उनका साहब टीम कोई नहीं है, नानजी पटेल ठाकरे पटेल शिकायत लेके गए थे हमारे। तो क्या हुआ उनका? बिजोलिया के सामंत ने कहा वापस बिजोलिया नहीं आना है। फिर ये प्रेमचंद भील फतेहकरण चारों ब्रह्मदेव कभी कभी नारे लगा देते हैं कि सामंत हाय हाय, सामंत हाय हाय, किसान एकता जिंदाबाद। अरे कोई संगठन साहब, संगठन है, कोई संगठन नहीं है उनका। नहीं नहीं, वैसे तो एक है धाकड़ किसान पंचायत। कौन सा है उनका? हाँ, तो तुम्हारा आंदोलन धाकड़ किसान पंचायत चलाती है? ना 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 ना, पंचायत आंदोलन नहीं चलाती। तो कि वो तो जो लव मैरिज करते हैं उनको समाज से बाहर कर देती है। विजय सिंह पथिक ने कहा प्लीज कोई ऐसी बात नहीं करेगा क्योंकि मेरे को करनी है। विजय सिंह जी ने बाद में लव मैरिज की थी। उनका इस प्रकार की कोई बात करनी, मैं तुम्हारा एक नया संगठन बना देता हूं। इस इलाके का नाम बताओ तुम्हारे क्या है? उस इलाके का नाम था उपरमाल। क्या नाम था? इसलिए विजय सिंह जी ने एक संगठन बनाया, वहां 5 लोगों की एक टीम बनाई, उपरमाल पंच बोर्ड। क्या बनाया? लिखो, हेडिंग डालो, उपरमाल पंच बोर्ड। कौन सा संगठन बनाया बताओ देखे? उपरमाल पंच बोर्ड। लिखो, स्थापना फाउंडेशन 1920 1917 1917। श्रावण के महीने में जो अमावस्या आती है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। क्या बोलते हैं? तो कौन सी अमावस्या के दिन हुआ? तो स्थापना कब की गई बताओ देखे? कब की गई? श्रावण के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी कैसी हो गई? हरियाली अमावस्या। कहां पर किया गया? देखो स्थान प्लीज। गांव का नाम था बेरीसाल। क्या नाम था? बेरीसाल। कौन बना रहे हैं संगठन? लिखो, संस्थापक विजय सिंह पथिक, फाउंडर संस्थापक विजय सिंह पथिक। संस्थापक कौन है इसके? विजय सिंह पथिक। और लिखो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बनाएगा इसके मन्ना पटेल। 5 लोगों की टीम थी और कह दिया गया इस 5 लोगों की टीम को लीड कौन करेगा? मन्ना पटेल। क्या नाम है संगठन का? नाम बताओ मेरे को दोबारा। उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल जगह का नाम था ना, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच में अपने एक पठार है, उस पठार का नाम है उपरमाल का पठार। क्या नाम है? तो वहां के लोगों के लिए आंदोलन चल रहा है, इसलिए आंदोलन का नाम ही क्या रख दिया? टीम का नाम क्या रख दिया? उपरमाल पंच। पंच मतलब 5 लोगों का बोर्ड। भाई हम आंदोलन करने वाले तो हो सकते हैं 500 आदमियों पर, कोई डिसीजन मेकिंग टीम तो नहीं चाहिए भाई। यूं तो फिर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, वरना आपने कहते भाई ये 5 लोग हमारा काम देखेंगे, फिर वो जो 5 कहते हम वैसा कर देंगे। उन्होंने कहा तुम ये करो तुम ये करो, हम काम करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग टीम तो एक होनी चाहिए कम से कम। तो बस वो था। तो कब स्थापना हुई? कौन से गांव में? किसने की? विजय सिंह पथिक। और किसको अध्यक्ष बनाया? अब टीम तो डिसीजन लेगी, काम करने के लिए तो आगे और लोग चाहिए, तो एक युवाओं की टीम और बनाएगी जो गांव गांव में जाके प्रचार प्रसार करेगी। उपरमाल सेवा समिति। क्या बनाएगी? एक समिति होगी जो उपरमाल की क्या करेगी? सेवा। तो वो तो युवा चाहिए सारे के सारे। लिखो,
विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक एस्टैब्लिश्ड उपरमाल सेवा समिति ऑल्सो। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक एस्टैब्लिश्ड उपरमाल सेवा समिति ऑल्सो। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह पथिक एस्टैब्लिश्ड उपरमाल सेवा समिति ऑल्सो। किसका गठन किया? उपरमाल सेवा समिति। अब ठीक है, अब गांव गांव में आपको जाके और लोगों तक ये मैसेज करना है कि हम आंदोलन चला रहे हैं और कैसे आंदोलन चला रहे हैं, तो अखबार निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? अखबार, पर्चे निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? पर्चे, समझो पैम्पलेट जो दीवारों पर चिपकाए जाते हैं, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, चलो चलो चलो, ऐसे लगे होते कहीं, तो वो पर्चा प्रकाशित किया इन लोगों ने। वो जो पर्चा प्रकाशित किया उसका नाम रखा था उपरमाल का डंका। क्या नाम रखा था? उपरमाल का डंका। डंका ना एक वाद्य यंत्र होता है। डंका क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एक डंका। पहले डंका बजाने का मतलब था सब लोग इकट्ठे हो जाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी होती है, मान लो गांव में इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है तो डंका बजा देते हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ, काम की बात है सबके सब। इसलिए देखो आज दिन तक कोई आदमी कहता है कि मैं डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूं, तो डंका वाद्य यंत्र होता है, तो डंके पे चोट लगेगी, तो डंके की चोट सबको सुनती, डंके की चोट पे सबको सुनाने वाली बात होती। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे इस बात में कोई गलती, तो इन्होंने अखबार निकाला, एक पर्चा निकाला, पर्चे का नाम ही क्या रखा? देखो, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। A pamphlet named उपरमाल का डंका was published। उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। A pamphlet named उपरमाल का डंका was published। हाँ, विजय सिंह जी के सब काम है। उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया। A pamphlet named उपरमाल का डंका was published। हाँ, विजय सिंह जी ने कहा भाई एक तो संगठन बनेगा उपरमाल पंच बोर्ड, काम करने के लिए बनेगी उपरमाल सेवा समिति, न्यूज के लिए चलाएंगे उपरमाल का डंक। अब उपरमाल का डंका कौन चलाएगा? इस पर्चे में कौन लिखेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी दी गई साधु सीताराम दास को। किसको दी गई? अब देखो, कोई भी अखबार होता है ना, उस अखबार में एक तो होता है उसका पब्लिशर। कौन होता है? जो पैसे लगाता है कि मैं पब्लिश करूंगा। एक होता है जो डेली ये बताएगा अखबार में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा, कौन सी न्यूज छपेगी कौन सी न्यूज ही नहीं छपे, उसको बोलते हैं संपादक। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा है, एडिटर। क्या बोलते हैं? जो न्यूज को एडिट करता है, जो न्यूज को, वरना तो मान लो पहले पेज पे एक लंबी सी न्यूज लगा दी, ट्रक और ट्रोले की भिड़ंत में 8 मरे 9 घायल, और सबके नाम लिख दिए। ट्रोला धीमी गति से आ रहा था, धीरे से आगे तेज हो गया, फिर ट्रक भी धीमी गति से आ रहा था, फिर भिड़ गया, धड़ाम ऐसे हुआ, धूल उड़ गई वहां पे। ये भी तो लिख सकता है ना कोई, पर वैसे नहीं लिखते, वो काम काम की बात लिखते हैं। तो वो जो एडिट करने वाला बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिटर का दो या संपादक का दो। ये किसको बनाया गया? साधु सीताराम। पढ़े लिखे आदमी वही थे, तो तुम्हारा ये काम लिखो संपादक। इस अखबार का संपादन कौन करता था? इस पर्चे का संपादन कौन करता था? कौन करता था बताओ देखे? साधु सीताराम दास। अब देखो एक बात सुनो, अब साधु सीताराम दास मान लो एक पर्चा प्रकाशित करेंगे, तो साधु सीताराम दास को पुलिस पकड़ लेगी ना। भाई सामंत कहेगा पकड़ के लाओ रे, कौन अपने खिलाफ लिखता है, तो साधु, अब अखबार में नाम लिखना पड़ेगा ना संपादक कौन है, तो साधु सीताराम दास का नाम लिखा ही नहीं जाता। नाम वाली जगह वहां पे लिखा जाता नगारची। क्या नाम लिखते? तो साधु सीताराम दास किस नाम से अखबार निकालते थे? आप लिखो नगारची, फिर मैं समझाता हूं। देखो ब्रैकेट में लिख लो नगारची। भाई साधु सीताराम दास का नाम क्या था उस अखबार में? क्या था? नगारची। नगारची। नगारची का मतलब क्या? नगाड़ा होता है नगाड़ा, तो नगाड़ा बजाने वाले कहते हैं नगारची। क्या कहते हैं? तो डंका बजाने वाला भी नगारची कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जैसे डंका बजाने वाला नगारची है, वैसे ही हम भी नगारची हैं जो न्यूज दे रहे हैं। तो साधु सीताराम दास किस नाम से इस अखबार का संपादन करते? क्या नाम था पर्चे का? उपरमाल का डंका। 3 चीजें, एक संगठन बना है उपरमाल पंच बोर्ड, उसकी एक समिति बनी है उपरमाल सेवा समिति, उसका एक पर्चा है उपरमाल का। ये सारे काम कर रहे हैं विजय सिंह पथिक। कौन कर रहे हैं? तो एक आदमी बड़े मोटिवेट हुए, वो ठिकाने की नौकरी करते थे, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? क्या करते थे माणिक्यलाल वर्मा? ठिकाने की नौकरी, है ना, मतलब बिजोलिया के सामंत की नौकरी करते थे। और उनको लगा कि अरे यार
मैं तो बिजोलिया के सामंत की नौकरी करता हूं, और ये विजय सिंह जो पथिक है, विजय सिंह पथिक यूपी के थे। कहां के थे? यूपी का एक आदमी आके हमारे किसानों के दुख दर्द को समझ रहा है और हमारे किसानों के दुख दर्द में खड़ा होकर उनका आंदोलन चला रहा है। मैं यहीं का लोकल, और मैं किसानों के साथ नहीं हूं। किसके साथ हूं? सामंत के। उन्होंने सामंत की नौकरी छोड़ दी, वो भी किसमें शामिल हो गए? आंदोलन में। किसकी प्रेरणा से? देखो, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाय मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए थे। माणिक्यलाल वर्मा जॉइंट मूवमेंट, माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए थे। माणिक्यलाल वर्मा जॉइंट मूवमेंट, माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए थे। माणिक्यलाल वर्मा जॉइंट मूवमेंट, लिखो लाइन चेंज करके। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। कहां सर्विस करते थे? बिजोलिया। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। विजय सिंह जी ये भी जानते थे कि जब तक लोकल लेवल पर हम आंदोलन करते रहेंगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। किस पे लेके जाना पड़ेगा? नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे तो अखबारों में न्यूज बनेगी। अखबारों में न्यूज बनेगी तो राजा पे, अंग्रेजों पे, सामंतों पे दबाव आएगा, और दबाव आएगा तभी वो किसानों के टैक्स कम करेंगे, वरना टैक्स कम करेंगे। वरना तो भाई साहब आप गांव में नारे लगा के रह जाओ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई मतलब ही नहीं निकलता। जब तक दबाव नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं। तो नेशनल न्यूज कैसे बने? जब कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ दे। कौन साथ दे? और उन दिनों नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस। कौन थी? तो विजय सिंह पथिक को लगा कि बिजोलिया के किसानों को किसके सहयोग की आवश्यकता है? कांग्रेस हर साल अपना 3 दिन का एक अधिवेशन करती। हर साल अपने 3 दिन का क्या करती? 1919 की बात है। कब की बात है? 1919 की बात है। उस साल हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला। जलियांवाला बाग कहां पर है? अमृतसर। कहां पर है? इसलिए कांग्रेस ने कहा इस बार हम मीटिंग अमृतसर में करेंगे। कहां करेंगे? ताकि हम अंग्रेजों को मैसेज दे सकेंगे। आपने भले ही अमृतसर में गोलियां चला दी हो, लेकिन कांग्रेस अमृतसर के लोगों के साथ तन मन धन से खड़ी है। और कांग्रेस का सेशन हर साल होता दिसंबर में। कब होता? तो दिसंबर 1919 में कांग्रेस की एक 3 दिन की मीटिंग होने जा रही थी। कहां पर? कहां पे हो जा रही है? अमृतसर। विजय सिंह पथिक शायद दल बल पहुंचे, यहां कांग्रेस से सपोर्ट मांगते हैं, और उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को जाके पकड़ा कि साहब हेल्प करो, देखो यार बिजोलिया के किसान है, आंदोलन चला रहे हैं, 20-22 सालों का आंदोलन चलाते हुए, अंग्रेज सुन नहीं रहे, राजा सुन नहीं रहा, सामंत सुन नहीं रहे, आप कुछ तो करो। उनका विजय सिंह जी चिंता मत करो, मैं आपका मैटर अभी रखता हूं। वो बड़े नेता मंच पे गए, उन्होंने जाकर सुनो भाई, ये विजय सिंह जी है, खड़े हो भाई विजय सिंह जी, बिजोलिया से आए किसानों के साथ में, 22 साल हो गए आंदोलन चलाते हुए इनको, लेकिन वहां का राजा, वहां का सामंत, वहां के अंग्रेज इनकी बातें सुनते। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को बिजोलिया के इन किसानों का साथ देना चाहिए, कांग्रेस को बिजोलिया के इस किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। तो मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं एक रेजोल्यूशन रख रहा हूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कांग्रेस क्या करती है? समर्थन। इतने में एक नेता सामने से और खड़े, उन्होंने कहा दिमाग खराब आपका, बिजोलिया का आंदोलन किसके खिलाफ है? राजा सामंतों के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ है? कि राजा और सामंत के खिलाफ हो, सामंत के खिलाफ। तो कांग्रेस किसके खिलाफ आंदोलन करती है? राजाओं के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो यदि कांग्रेस राजाओं के खिलाफ भी आंदोलन करने लग गई तो कांग्रेस की पावर तो बढ़ जाएगी, आधी पावर लगेगी अंग्रेजों के खिलाफ और आधी पावर लगेगी राजाओं के खिलाफ। तो फिर तो ना तो अंग्रेज इस देश से कभी जाएंगे, ना राजा कभी समाप्त होंगे। इसलिए कांग्रेस राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेगी, इस प्रकार की कोई पंचायती नहीं करेगी। कांग्रेस पूरा फोकस किस पे करेगी? और जिस दिन अंग्रेजों को कांग्रेस देश से बाहर निकाल देगी, फिर राजाओं के बारे में सोचेगी। फिर भी राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज विदेशी हैं, राजा विदेशी थोड़ी है, हमारे देश के हैं। उनके साथ मिल बैठ के बातचीत की जा सकती है। हाँ, कोई राजा मिल बैठ के बातचीत से नहीं माना तो आंदोलन करेंगे, लेकिन तब तक आंदोलन नहीं करेंगे जब तक अंग्रेज हमारे देश में। और आप बैठ जाओ, क्या तरीका है? बिजोलिया कहां है? बिजोलिया फालतू में मैटर लेके आ गए कि बिजोलिया का मैटर यहां पे रख दो कांग्रेस में। कांग्रेस में केवल अंग्रेजों के खिलाफ बात होगी, राजाओं के खिलाफ कोई बात होगी?
वो एक नेता जो हमारे बिजोलिया का पक्ष ले रहे थे वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? वह एक नेता जो उस बिजोलिया आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वह है महात्मा गांधी। कौन है? एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी। बोलो, एक ही आदमी में होते हैं, जब भी देखना तो बार बार देखना। बोलो, एक ही आदमी में होते हैं, जब भी देखना तो। हमारे साथ समस्याएं हैं। कई बार हम किसी एक व्यक्ति से मिलते रहते हैं और यार मैं तो इम्प्रेस हो गया, फ्लैट हो गया, क्या बंदा था, क्या पर्सनालिटी थी, क्या बोलता था। 4 दिन बाद हमें लगे कि दाप के लीचड़ है, फर्जी आदमी, ना कुछ आता ना कुछ जाता। होता है। एक हो सकता हम पहले दिन किसी आदमी मिले, हमने यार फर्जी आदमी, ना कोई शकल, ना कोई सूरत, ना कोई बोलना आता है। और 5 दिन बाद अपने यार भला आदमी यार, कितना अच्छा बिहेव है यार, कितना अच्छा व्यवहार करता है, काम करवा देता हाथों हाथ। यार मैंने तो एक बात कही थी, हाथों हाथ इसने काम करवा। होता है। इसका मतलब एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी, जब भी देखना तो देखो। देखो, लिखना है ये, एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी। लिखो, अमृतसर कांग्रेस के, लिखो 1919 ईस्वी में, इन 1980 या 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, पूरा एक साथ लिखो। 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1980, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1980, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा था, क्योंकि रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा था, क्योंकि रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा था, क्योंकि रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा था, क्योंकि रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। किसने विरोध किया? किसका? किसका? बाल गंगाधर तिलक ने जो बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, उसका क्या किया? विरोध। कब हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? कहां पे हुआ? कौन से महीने में होता था? अब अगले दिसंबर में होगा, मतलब दिसंबर 1920 में होगा। कब होगा? दिसंबर। और इन्होंने वापस तैयारी की, इस बार तो पक्का प्रस्ताव पारित करवा ही लेंगे। तिलक को कहा, तिलक ने कहा पक्का पक्का साहब देखेंगे। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हमारे झंडा बरदार कौन? तिलक। वही चले गए। अब तो समझ में आ गया, अब तो एकमात्र आदमी जो बचे हुए कौन है? गांधी। गांधी जी मानेंगे तो ही प्रस्ताव पारित होगा, वरना प्रस्ताव पारित होगा। विजय सिंह बतिक बिजोलिया से कुछ किसानों को लेके गए कि अगला अधिवेशन होने जा रहा है नागपुर। कहाँ होने जा रहा है? और नागपुर अधिवेशन चलते हैं, वहां जैसे ही गांधी जी आएंगे पैर पकड़ लेंगे कि बापू हारेगा सहारा बाबा, आप ही हो, आपके अलावा हमारा कोई चारा। और जैसे आयर बिजोलिया वालों ने जाके कहा बापू ऐसे मत करो, डा डा बापू के सामने रो, बाबू ने ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो बाबू हमारे साथ। बाबू ने कहा नहीं नहीं सुनो, देखो 3 चीज होती है, तन मन धन। क्या क्या होता है? तन से तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ूंगा, बिजोलिया जाऊंगा। धन मेरे पास अनेक लंगोट एक है मेरे पास, क्या बचा मेरा? मन। मन से मैं तुम्हारे साथ। गांधी जी ने आंदोलन को मोरल सपोर्ट दिया। क्या दिया? नैतिक समर्थन। क्या दिया? ये भी बड़ी बात थी। गांधी जी यदि किसी आंदोलन को मोरल सपोर्ट देंगे तो अखबारों में छपेगा। मुख्य उद्देश्य तो यही था ना, नेशनल मीडिया में आए, दूसरे दिन अखबार में छपेगा। जब गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन को दिया समर्थन, गांधी जी ने कहा कि बिजोलिया के किसानों की बातें मानी जानी चाहिए, लोगों को ध्यान जाएगा ना बिजोलिया कहां, क्या, कब, क्या चल रहा है, सब कुछ बातें सामने आएगी। देखो 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी,
1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 AD, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, अरे नागपुर नहीं सुना हुआ तुम्हारा नाम? कहां पे नागपुर? 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। गांधी जी गेव मोरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। गांधी जी गेव मोरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। गांधी जी गेव मोरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया। अब जब ये कांग्रेस में बातें उठने लगी, 1919 में बात उठी, 1920 में बात उठी, अखबारों में छपी, तो राजा पे दबाव आया। राजा पे दबाव तो राजा ने कहा भाई जांच करवाते हैं। तो राजा ने 2 इंक्वायरी कमीशन बनाए। कितने इंक्वायरी कमीशन? एक 1919 में, एक 1900। पहला इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी, लेकिन किसान उसकी रिपोर्ट से संतुष्ट थे, आंदोलन बंद नहीं हुआ। तो 1920 में एक और बना दिया। तो कितने इंक्वायरी कमीशन बनाए गए? देखो, मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। मेवाड़ स्टेट फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशंस। मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। मेवाड़ स्टेट फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशंस। मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। मेवाड़ स्टेट फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशंस। और मैं बोर्ड पे जैसा लिखूं उतार ले, फिर अपने बात करें। उतारो देखिए। उतार लिया। 1919 में कमीशन बना। उस कमीशन में 3 लोग हैं, बताओ कौन कौन है? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल। उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट से किसान संतुष्ट थे। तो 1920 में फिर एक कमीशन बनाया गया, उसमें भी 3 लोग हैं, बताओ कौन कौन है? राज सिंह बेरला, तक सिंह मेहता, रमाकांत है, लेकिन दोनों आयोगों की रिपोर्ट से किसान संतुष्ट थी। अब जब इधर ये जांच आयोग बन रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस में बार बार मांगे उठ रही है, ये बातें पता चली अंग्रेजों को। किसको पता चली? एजीजी को पता चली। किसको पता चली? भाई राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता था? एजीजी। और उस समय जो हमारा एजीजी था उसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम था? अब रॉबर्ट हॉलैंड किसको पूछेगा? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट से। उस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था विल्किंस। क्या नाम था? तो रॉबर्ट हॉलैंड ने अजमेर से विल्किंस को उदयपुर मैसेज किया।
भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारे, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, तुमको एक्शन क्यों नहीं ले रहे? फिर अंग्रेज बीच के अंदर आए, फिर फाइनली 1922 में समझौता करवाया। कब समझौता करवाया? देखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में 1922 एडी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश इंटरवेंशन, इंटरवीन किया उन्होंने, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश इंटरवेंशन, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड विद पीजेंट्स, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड विद पीजेंट्स, किसानों के साथ एक समझौता किया गया। मैं जैसा लिखूं वैसा उतार ले, फिर अपने बात करते हैं। समझौता कब हो रहा है? 1922। अंग्रेजों की तरफ से कौन आ रहा है बताओ देखे? रॉबर्ट हॉलैंड। कौन आ रहा है? लिख लो आगे, एजीजी। रॉबर्ट हॉलैंड के नाम के आगे लिखो, एजीजी। कौन था रॉबर्ट हॉलैंड? क्या फुल फॉर्म होती है एजीजी की? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो कोई पूछ ले 1922 में बिजोली आंदोलन के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? दूसरा नाम क्या लिखा बताओ? लिखो मेवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का पीए। रॉबर्ट हॉलैंड कौन था बताओ? एजीजी। और विल्किंस कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल। अगला नाम क्या है? आगलवी। क्या नाम है? ये एजीजी का सचिव था। किसका सचिव था? लिख लो, एजीजी का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ एजीजी। तो तीन तो अंग्रेज आए। तीन अंग्रेज कौन कौन बताओ देखे? रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस और रॉबर्ट हॉलैंड कौन है? विल्किंस कौन है? और ये आपका कौन है? कौन है? एजीजी का सचिव। ये तीन लोग आए। दो राजा ने अपने मंत्री भेज दिया, राजा ने दो अपने सदस्य भेज दिए। और राजा के दो सदस्य कौन कौन है? बिहारी लाल और प्रभाष चंद्र चटर्जी। कौन कौन नाम बताओ? उधर किसानों की तरफ से चार लोग आए। किसानों की तरफ से कितने? भाई समझौता किससे? किसानों। अंग्रेज करवा रहे, राजा और किसानों के बीच में समझौता। अंग्रेजों की तरफ से तीन आ गए, राजा ने अपने दो सदस्य भेज दिए। किसानों की तरफ से कितने आए? चार। कौन कौन बताओ? मोतीराम, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा।
माणिकलाल वर्मा तो याद हो जाएगा, अभी पढ़ गए थे। दो नाम, एक नारायण और एक राम नारायण। नारायण और एक नाम याद रखना है, मोतीराम। तो चार, मोतीराम, नारायण, राम नारायण, माणिकलाल वर्मा। इधर से एजीजी कौन है? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? एजीजी का सचिव कौन है? और राजा ने अपने 2 सदस्य कौन भेजे? हमने सर टेबल टॉक भी, आमने सामने बैठे, किसानों को पूछा, हाँ भाई समस्या बताओ, तुम्हारी क्या समस्या? किसानों का अच्छा 25 साल हो गए अभी आंदोलन चलाते, तुम्हें समस्या भी नहीं पता हमारी। हमारे पे 84 कर लगते हैं। कितने कर लगते हैं? और इस समझौते में कहा गया 35 माफ। कितने माफ? तो किसानों के कितने कर माफ कर दिए गए? देखो देखो, किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे। 35 टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स वर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे। 35 टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स वर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे। 35 टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स वर वेव्ड ऑफ। किसान राजी। किसानों का एक बात और है साहब, क्या लाटा कुंता लगता है हम पे? क्या लगता है? समझौते में कहा गया चिंता मत करो, जमीन को नापेंगे और जमीन को नाप के जिसकी जमीन ज्यादा उसका टैक्स ज्यादा और जिसकी जमीन कम उसका टैक्स कम, डिसाइड ही कर देंगे। लाटा कुंता तो हर साल अंदाजे लगाते हैं, नहीं तुम्हारा डिसाइड कर देंगे, जिसके बाद जितनी जमीन है उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, तुम्हारा टैक्स। किसान राजी। किसान नारे लगाते हुए, किसान एकता जिंदाबाद, बिजोलिया का सामंत मुर्दाबाद। बिजोलिया का सामंत करके बाहर ही खड़ा था। बिजोलिया के सामंत का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह के बाद में वहां सामंत कौन बन गया था? उसने किसानों का, हाँ भाई आज इतने राजी कैसे? किसानों का, तू इधर नजदीक है थोड़ा, कितने टैक्स लेते हो हमसे? उसने कहा 84 के। अब लेके दिखाना। क्यों? तो हम 35 कर तेरे को देंगे। तो 84 में से 35 नहीं देंगे तो कितने देंगे? कितने? कहीं को लग तो रहा है कि सर होता तो है कुछ ना कुछ, 84 में से 35 घटाएंगे कुछ ना कुछ तो आएगा, पर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितना। बाकी लोग करें 49 तो विश्वास कर लेते हैं कि कितना होगा। बाकी तुम्हें माइनस करना तो आता आता है? तो 79 में से 37 करो, देखे कितने कितने आएंगे? 89 में से 42 करो कि सर चीटिंग है, चीटिंग। हिस्ट्री पढ़ाओ सर, मैथ्स आती तो सर ये तैयारी क्यों करते और कोई एग्जाम नहीं दे लेते? सही बात है ना? सही बात है। हाँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता अपने बच्चों। 84 में से 35 जब माइनस होते हैं तो 49 आता है। कितना आता है? तो किसानों ने कहा अब हम तेरे को 35 कर नहीं देंगे। कितने कर देंगे? 49 ही देंगे। कैसे? रीजन ने कहा क्यों? कि राजा जी ने समझौता करवा दिया और राजा जी ने कहा कि 35 कर देने की आवश्यकता। केसरी सिंह ने कहा ये जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो मेरी है, राजा जी के बाप की नहीं है। अब मेरी जमीन में खेती करोगे तो टैक्स पूरे कितने लगेंगे? 84। मतलब केसरी सिंह ने इस समझौते को स्वीकार। देखो, बिजोलिया के सामंत केसरी सिंह ने, केसरी सिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया, बिजोलिया के सामंत केसरी सिंह ने, केसरी सिंह फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया, बिजोलिया के सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। तो समझौता कब हुआ था बताओ? देखे 1922। अंग्रेजों ने इंटरफेयर करवाया था। अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन है? रॉबर्ट ऑलैंड है। रॉबर्ट ऑलैंड कौन था? एजीजी। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विल्किंस। और सचिव कौन था? आगले। राजा ने 2 सदस्य कौन भेजे? बिहारी लाल और प्रभाष चंद्र चटर्जी। किसानों की तरफ से मोतीराम, नारायण, राम नारायण, माणिकलाल वर्मा। समझौतावार समझौते कितने कर माफ कर दिए गए? लेकिन बिजोलिया का सामंत कौन है? उसने इस समझौते को स्वीकार। तीसरा चरण कल पढ़ेंगे।